हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए 10वीं कक्षा की हिंदी का ऑफिशियली मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल गोधूली का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका गए थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1936 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पड़ोसियों के आवर्त गर्द छोड़ के साथ लट्टू नचा रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन लट्टू को नचा रहा था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो देखिए, क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक भाषण है, इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए, कहता है कि चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है चारु चंद्र लेख, अतः क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि लेखक गुणाकर मुले की शिक्षा की भाषा क्या थी। आप सभी को बता दें कि लेखक गुणाकर मुले की जो शिक्षा की भाषा थी ये मराठी भाषा थी। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठी भाषा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा और आप सभी को मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रीय जो लिपि है वो भी देवनागरी है और नेपाल देश की भी जो भाषाएं हैं वो भी देवनागरी भाषाएं हैं। और इसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैन गणितज्ञ कौन थे। देखिए, जैन गणितज्ञ के बारे में बात किया जाएगा तो हमेशा क्वेश्चन का राइट आंसर महावीराचार्य के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। महावीराचार्य जो थे ये जैन गणितज्ञ थे, यानी जैन धर्म के मानने वाले और एक गणितकार भी थे। अब अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कहानी। देखिए, बहादुर चैप्टर से हमेशा 2-4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम पेपर में देखने को ही मिलते हैं, तो याद रखिएगा बहादुर शीर्षक कहानी ये अमरकांत के द्वारा लिखी गई काफ़ी ही मज़ेदार कहानी है, जिसमें गरीब दुबला पतला एक लड़का जिसका नाम बहादुर है, उसका जन्म नेपाल में होता है और उसकी माता का गुसैल प्रवृत्ति की एक माँ है, उसको बहुत ही ज़्यादा पिटाई की जाती है और अंत में रुपये पैसा के चोरी के इल्ज़ाम के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ देता है। अब यहाँ पे अगला सवाल कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो देखिए, क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोर कराता था। और ये किशोर कौन है, तो ये लेखक का पुत्र है। उसके बाद में है 11 रुपये साड़ी के घूट से निकाल कर यहीं चारपाई पे रखे हैं वे मिल नहीं रहे हैं, ये किसने कहा था। तो क्वेश्चन 11 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रिश्तेदार की पत्नी कर रही थी। रिश्तेदार की पत्नी बहादुर के माँ से कह रही थी कि 11 रुपये साड़ी के घूट से हम निकाल कर और यहीं आपके चारपाई पे रखे हुए थे, लेकिन अब वो मिल नहीं रहे हैं। और यहीं 11 रुपये का जो इल्ज़ाम है वो बहादुर पर लगता है कि कहीं हो सके बहादुर इस रुपये को चुरा लिया होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हो गया था। आप सभी को बता दें कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म है ये सन 1912 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि जो साहित्य दूसरे के लिए नकल करके लिखा गया है वह अधम कोटि का होता है।
और सांस्कृतिक समर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। यानी यह जो लाइन है ये परंपरा का मूल्यांकन नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। उसके बाद में कहता है कि कितने वर्ष के उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 27 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? आप सभी को बता दें कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो कानपुर में लगभग दो से लेकर 2.5 साल तक रहे थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आविनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किले बनवाया था? तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पोप की शासकों का गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अपने किलों को बनवाया था, आविनियो के शीर्षक पाठ में बताई गई है। उसके बाद में कहता है कि रोन नदी कहाँ? ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखने को मिला था कि रोन नदी कहाँ पे स्थित है। आप सभी को बता दें कि दक्षिण फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे रोन नदी स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, नाम उपन्यास लेखक की रचना क्या है? देखिए क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। उसके बाद में कहता है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? देखिए मछली शीर्षक कहानी में लेखक की जो माँ है वो मसाला पीस रही है। क्या कर रही है जी? मसाला पीस रही है। तो क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मसाला पीस रही है। अब अगला सवाल कहता है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए सरपट शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि कहानी बताया गया है कि वह सरपट दौड़ा यानी बहुत तेज़ी से दौड़ा। तो सरपट का अर्थ होगा तेज़ी से। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए कि यतीन्द्र मिश्र ने विश्व मौके की विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो क्वेश्चन 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ये साहित्य नामक कलाओं का केंद्रित किया है। अगला सवाल कहता है कि अमीरुद्दीन जिसको बिस्मिल्लाह खां कहते हैं उसका ननिहाल कहाँ है? देखिए बिस्मिल्लाह खां एक संगीत के शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध है और इनके जो ननिहाल है यानी नाना का जो घर था ये काशी में स्थित है। काशी कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के जिला काशी में स्थित है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए। कहता है कि बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन्हें 6 पैसे लेते थे? देखिए क्वेश्चन 23 का राइट है चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी वो मौसी से भी कभी कभी 2-3 रुपये ले लेते थे, कभी मामू से ले लेते थे, कभी नानी से भी ले लेते थे। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी के साथ, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। कहता है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? देखिए हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद में कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हो गई थी? काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 30 जनवरी कितने दोस्तों 30 जनवरी 1948 ईस्वी की बात है, जब महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली के राजघाट पे नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा 1948 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? आप सभी को बता दें कि सेन साहब की जो लड़कियों की संख्या थी दोस्तों वो 5 थी। कितनी थी? 5 थी। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्र पत्र मिलते हैं? देखिए क्वेश्चन 27 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राजा वरगुणन से। उसके बाद में कहता है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? देखिए आपको बताना होगा कि बेतमा जो दान पत्र है ये किस वर्ष का है? तो ये है 1020 ईसा वर्ष का। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, देखिए व्याकरण खंड से यहाँ से चालू हो गया क्वेश्चन। कहता है कि थ का उच्चारण आसान क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में 1-2 ऑलरेडी पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपसे उच्चारण का स्थान ध्वनि पूछ लिया जाता है। देखिए जब थ बोलिएगा
थ, द, तो ये सभी दंत से आपका ध्वनि निकलता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। यदि प, फ, ब ऐसे रहता तो ओष्ठ हो जाता। यदि च, छ, ज रहता तो मूर्धा हो जाता। क, ख, ग ऐसे रहेगा तो आपका कंठ हो जाएगा। उसके बाद में कहता है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होती है। देखिए व्यंजन वर्णों की श्रेणियां के बारे में आप सभी को बताएं तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। इसकी श्रेणियां कितनी होती है जी? 3 होती है। और इसके बाद में कहता है कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। देखिए कोई भी ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करने में हमें 3 गुना समय लग रहा है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर प्लुत स्वर के साथ चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 32 में कहता है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में आपको अनुनासिक वर्णों की संख्या की बात किया जाए तो क्वेश्चन 32 का राइट ऑप्शन सी होगा। 5 वर्ण हैं जो अनुनासिक वर्ण हैं। उसके बाद में कहता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आप सभी को बता दें कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं जी? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो ये होते हैं दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो हुआ ना 5 संधि। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा 5। उसके बाद में कहता है कि दुष्कर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दुष्कर शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो दुह जोड़ कर हो जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। कहता है कि य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं। देखिए य, र, ल, व जो है ये आपका अंतःस्थाव व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलाया जाएगा, अंतःस्थाव व्यंजन। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे देखिए छात्र, कालिदास, उपरोक्त ये आपका शुद्ध है, लेकिन घनिष्ठ यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध शब्द बताया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए तो क्वेश्चन 37 में कहता है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होता है। आप सभी को बता दें कि उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे कि मनुज में आपको उपसर्ग बताना होगा तो देखिए मनु जोड़ ज, इसमें आपका उपसर्ग क्या होगा तो म हो जाएगा। तो क्वेश्चन 37 का राइट ऑप्शन ए होगा जी म। उसके बाद में कहता है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है। यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बताया गया है। आशा करते हैं इसका आंसर जरूर जानते होंगे। आपका जो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल होते हैं यही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं जी। देखिए संज्ञा दुनिया के हर एक चीज़ों को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं, जिसे छुआ जाए, देखा जाए या फिर महसूस किया जाए। और संज्ञा के भेद के बारे में बात करें तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होते हैं। इस प्रकार से संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। और यहाँ से पूछा गया है कि आर्यावर्त शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नामों का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आर्यावर्त यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के ऑफिशियली मॉडल पेपर 2023 में दिए गए हिंदी का 1 से लेकर 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के तमाम हिंदी क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले ही वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।